वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, हम टॉपिक देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। और मेजरमेंट ऑफ मैटर में हमने पिछली बार दो सब टॉपिक पे बात किए थे। वो तो फर्स्ट सब टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और उसके बाद हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दोनों को हमने एग्जांपल के साथ देखा था। ठीक है, दोनों भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के क्वेश्चंस पूछते हैं। आज हम इसमें का जो थर्ड वाला सब टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। तो वो थर्ड टॉपिक है एटम, उसका साइज, मास और वैलेंसी के बारे में। ठीक है, वैलेंसी के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वैलेंसी वाला, और जो हमें 10th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को हम मास, साइज और मास को हम इस टॉपिक में डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो कोई भी एटम, सपोज हम एक एटम लेते हैं सोडियम का। ओके, सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। नाइट्रियम उसका नाम है, इसलिए उस नाम से उसको हमने Na लिया, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 11। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। अगर हमने इसका स्ट्रक्चर अगर लिखा, ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इस तरह आएगा कि ये जो है वो न्यूक्लियस, और आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं, तो इसमें 11 प्रोटॉन्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और उसमें 12 न्यूट्रॉन है। ओके, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो ये बाजू में इसको हम जो निकाल रहे हैं वो है ऑर्बिट्स। ओके, पहले ऑर्बिट्स में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, दूसरे ऑर्बिट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तीसरे ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशंस जो है वो हम लिख रहे हैं। ओके, तो इसका 11 है, तो अभी पहले तो इसमें 2 हो गए, दूसरे इसमें 8 हो गए, तो 10 हो गए। अब बचा कौन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वो 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, ये जो है न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में कौन रहता है, एटम के न्यूक्लियस में रहता है पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन, और ये क्या रहता है न्यूट्रॉन। ये हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ओके, फिर इन द ब्लैंक्स में आपको पूछते हैं, वो न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए न्यूक्लियॉन्स। और ये जो है ये है ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर इसको शेल भी बोलते हैं, तो ये काय पे डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या क्या कैपेसिटी होती है इसकी, वो हम इन शॉर्ट में देखेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, ओके, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट ऑन शेल। ओके, तो जैसे कि अब सोडियम है, ओके, इसमें कौन कैसे इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि देयर आर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स है, जैसे कि पहला ऑर्बिट को कहते हैं के ऑर्बिट। ओके, और के शेल फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल को क्या नाम दिया है, के दिया है। ओके, सेकंड शेल को क्या नाम दिया है, सेकंड शेल को बोलते हैं यल। ओके, थर्ड को क्या बोलते हैं, थर्ड शेल को यम। ओके, फोर्थ को क्या बोलेंगे, यन। ओके, इसके आगे भी है फिफ्थ शेल, ओके, जिसका हमें कोई काम तो नहीं देता है, ओ। ओके, सिक्स्थ भी है, ओके, 6 शेल भी रहता है, वो रहता है पी, और 7 भी है,
अभी तक हमने यहाँ तक ये रिसर्च हमारा पहुंचा है क्यू तक, ऐसे 7 रहते हैं लेकिन इनका कोई काम नहीं करता, हमारा काम जो है वो 4 तक ही करता है। अब कौन सा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको भी एक डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला है, जैसे कि वो फॉर्मूला है 2n²। अब n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल। जैसे कि एक नंबर का ऑर्बिट है उसका स्क्वायर करो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा 2, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 2 को 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा इसमें यहाँ पे 3 को 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज हो गया 18 हो गया। देन फोर्थ वाला 4 का स्क्वायर 16, 16 टू ज हो जाएगा 32। फिफ्थ वाला है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू ज 50। इन दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द कैपेसिटीज। ओके, ये कैपेसिटीज है, समझ लीजिए। ओके, ये कैपेसिटी है, लेकिन मिनिमम नंबर जो होता है, ओके, मिनिमम नंबर जो स्टेबल करने के लिए, एटम को अगर स्टेबल करने के लिए है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरी इसमें 8 चाहिए, तीसरी की कैपेसिटी 18 है, लेकिन अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी अगर रहते हैं तो वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। और ये चौथे इसमें भी आप इसकी कैपेसिटी 32 है, इसमें भी आप 8 इलेक्ट्रॉन रख के उसको स्टेबल बना सकते हैं। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सोडियम है, देखिए सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखते हैं, सोडियम उसका नंबर कितना है 11, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने? 2 रख दिए। ओके, दूसरा ऑर्बिट में कितने चाहिए? 8 चाहिए, तो तीसरा ऑर्बिट में 8 2 प्लस 8 10 हो गए, उसके पास 11 है तो 1 बचेगा, तो तीसरा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक अगर हमने क्लोरीन ले लिया, कि क्लोरीन का नंबर है 17, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ये नंबर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहा तो पहले क्या होगा? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, कितना हो गया? 10। अभी कितने बचे हैं? 7 बचे हैं। ओके, तो 17 होने के लिए तीसरा ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ अगर हमने पोटेशियम का लिया, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। ओके, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। अभी कितने बाकी है? 9 बाकी। तीसरा ऑर्बिट में 9 नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरा ऑर्बिट में क्या आएंगे? 8 आएगा, 8, और चौथा ऑर्बिट में जाएगा 1। ठीक है, अब ये क्यों 88 की कैपेसिटी होने के बाद भी यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बैठ सकते? और नेक्स्ट इसमें क्यों जाएगा? इसके लिए हमें इसका जो आंसर है हमें वो हायर स्टैंडर्ड में मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो सेल दिख रहे हैं हम, ओके, K L M N O P Q, ओके, तो ये जो सेल दिख रहे हैं इसके अंदर सब सेल भी होते हैं, ओके, जिनको SPDF कहा जाता है। तो उसके हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे, अभी तो हम इसको इस तरह आप इसको समझ लीजिए। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ अगर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, ओके, वो क्या पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जब हम मास की बात करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं एटम की साइज की। ओके, साइज ऑफ एटम। ओके, द साइज ऑफ एटम इज डिपेंड ऑन रेडियस। क्या पे डिपेंड होती है? ये रेडियस होती है, डिपेंड ऑन रेडियस।
साइज ऑफ एटम किस पे डिपेंड होती है, रेडियस पे डिपेंड होती है। अब रेडियस मतलब कौन सा डिस्टेंस हो गया, ओके। इस आइटम में देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, ओके। न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है रेडियस। उसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम, रेडियस मतलब क्या, साइज ऑफ, रेडियस मतलब क्या रहता है, रेडियस मतलब क्या रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम टू द outermost cell, और ऑर्बिट्स। ओके, न्यूक्लियस से स्टार्ट होके उसका आउटर मोस्ट शेल तक जो डिफरेंस होता है, ओके, जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। और इस रेडियस का जो यूनिट है, ओके, उसका जो यूनिट है, उसका यूनिट है नैनोमीटर। क्या है, नैनोमीटर। यूनिट क्या है इसका, नैनोमीटर। अगर हमें इस नैनोमीटर की कंपैरिजन मीटर से करनी हो तो क्या होगा, ओके, कितना होगा ये हम देखते हैं। इसका हमने देखा कि नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू, ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ओके। समझ में आया, या फिर 1/10⁹ नैनोमीटर मीन्स 1 मीटर, ठीक है। या फिर इसको मीटर या फिर नैनोमीटर, ठीक है। 1 मीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर, या फिर 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो बहुत ही स्मॉल यूनिट है इसको काउंट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया उसका यूनिट नैनोमीटर। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके बुक में दिया है जो हाइड्रोजन जो एटम है, ओके, हाइड्रोजन एटम, उसका जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻10, ओके, 10⁻⁻10 मीटर, उसमें आपको दिया है। देन जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उसका होता है H2O वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल का जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। और हीमोग्लोबिन में पूछ सकते हैं, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ओके, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, इसका जो रेडियस होता है वो आपको पूछ सकते हैं। और उसका जो रेडियस है 10⁻⁸ मीटर इतना है, ठीक है। तो ये फिर ब्लैंक्स में आपको पूछ सकता है हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन का रेडियस कितना होगा, ठीक है। अब ये हो गया रेडियस के बारे में। लेकिन किसी भी एटम का जो साइज होता है वो रेडियस पे डिपेंड होता है, ये तो हमने देखा है, ओके। अब जितना ज्यादा बड़ा रेडियस उतना बड़ा क्या होगा, एटम का साइज होगा। अब आइए देखते हैं कि उस एटम की साइज पे जो है वो किन बातों पे डिपेंड होता है, ओके, किसकी बातों पे डिपेंड होता है, साइज ऑफ एटम, ओके। अब साइज ऑफ एटम कैसे बढ़ेगा या कैसे कम होगा ये भी हम देखना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा हुआ साइज ऑफ एटम रेडियस पे डिपेंड है, मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा। तो रेडियस बड़ा होने के लिए हमें कौन सी बात जरूरी है कि जितने ज्यादा क्या रहेंगे इसमें ऑर्बिट्स रहेंगे, ओके, जितने ज्यादा क्या रहेंगे ऑर्बिट्स रहेंगे उतने क्या होगा, उसका जो रेडियस है वो बड़ा रहेगा। और रेडियस बड़ा रहा तो ऑटोमेटिकली
क्या बड़ा रहेगा, उसका साइज बड़ा रहेगा। मतलब साइज ऑफ एटम इज डिपेंड ऑन नंबर फर्स्ट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। इस पे क्या रहेगा, ये डिपेंड रहेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, ओके, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, साइज होगा। ओके, और दूसरी बात, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो सोडियम है, ओके, उसमें कितने, उसका उसमें 3 ऑर्बिट्स है, ठीक है, 3 शेल है, तो इसका साइज। और क्लोरीन का अगर हम करते हैं, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 सॉरी क्लोरीन का नहीं, हम दूसरे इसका करते हैं। ओके, जैसे कि अगर हमने कैल्शियम का किया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो क्या होगा 2 8 8 2। तो इसमें ऑर्बिट कितने हो गए, 1 2 3 4 ऑर्बिट हो गए। तो नेचुरली क्या होगा, कैल्शियम एटम का जो साइज होगा वो सोडियम एटम की साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट और जितने नंबर ऑफ शेप ज्यादा, उतना बड़ा क्या होगा, उसका साइज जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात जो है वो साइज ऑफ एटम डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। अब कैसे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। देखिए ये सोडियम एटम है, ठीक है, ये सोडियम का एक एटम है। सोडियम का एक एटम है जिसमें हमने देखा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 281, 3 ऑर्बिट है इसमें। और दूसरा एटम हमने ले लिया क्लोरीन का, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 287। अब इसमें भी 3 ऑर्बिट ही होंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालता हूँ, 70 प्रोटॉन्स, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम है, ठीक है। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन, किसकी साइज बड़ी होगी और किसकी साइज छोटी होगी, ये भी हमें तय करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 17 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। तो ये जो 17 प्रोटॉन है, जो 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचेंगे, क्योंकि 17 लोग हैं तो उसको क्या करेंगे, ज्यादा जोर से खींच पाएंगे। ओके, और एज कंपेयर टू 11 प्रोटॉन, ये अपने 11 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएंगे, उतना नहीं खींच पाएंगे जितना 17 प्रोटॉन खींचते हैं। इसका मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है और शेल जो है वो सेम है, लेकिन प्रोटॉन का खींचन जो है वो क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा खींचता है इसलिए उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा रहेंगे खाली एटम में, ओके, और उनका अगर ऑर्बिट अगर सेम होंगे तो कौन बड़ा होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है या कम प्रोटॉन है वो क्या एटम का होगा, बड़ा होगा, और जिसमें ज्यादा प्रोटॉन है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत खींचेगा, ज्यादा खींचने की वजह से उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। अब वो ज्यादा क्यों खींचेगा, क्योंकि उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, इसलिए तो उसका जो पावर अट्रैक्शन रहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में वो ज्यादा रहेगा, इसलिए वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट उनको कर पाएगा और साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में दिया है कि मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम का एग्जांपल दिया है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और एल्युमिनियम का क्या है 13। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें ज्यादा है, एल्युमिनियम में ज्यादा है, तो एल्युमिनियम का साइज क्या होगा, कम होगा, और मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे अगर कंपैरिजन करते हैं सोडियम के साथ इसकी, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो 11 होने की वजह से सोडियम का एटॉमिक जो साइज है वो मैग्नीशियम से भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। और क्लोरीन का 17 है, ठीक, क्लोरीन का क्या है 17 है, तो क्लोरीन का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। अगर एज इसकी पेयर लगाने का रहा तो क्लोरीन से बड़ा साइज किसका रहेगा, एल्युमिनियम का रहेगा, एल्युमिनियम से बड़ा किसका रहेगा, मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से बड़ा किसका रहेगा, सोडियम का रहेगा, क्योंकि वो क्या पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे उतना साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। तो ये बात है इंपॉर्टेंट
मतलब साइज ऑफ एटम डिपेंड ऑन क्या पे डिपेंड रहती है, दो बातों पे डिपेंड रहती है, नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट प्रेजेंट इन द एटम। ओके, कितने वो एटम में ऑर्बिट्स है, कितने शेल्स है, ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा होंगे, और कम रहे तो उसका साइज क्या होगा, कम होगा। देन वैसे ही बात क्या की है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दिस वे द साइज ऑफ एटम दो बातों पे डिपेंड होता है। इस पे आपको क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला मास ऑफ एटम, मास के बारे में करते हैं हम एटम की, ठीक है। मास ऑफ एटम, अब देखिए मास ऑफ एटम, ये स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिखता हूँ, मास ऑफ एटम मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स रहते हैं इसको मास रहता है, और जो न्यूट्रॉन रहते हैं उनको मास रहता है। लेकिन एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूक्लियन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास जो है वो एकदम निग्लिजिबल रहता है, एकदम क्या रहता है, निग्लिजिबल रहता है। तो किसी भी एटम का जो मास है वो क्या पे डिपेंड रहता है, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों की अगर सम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या, किस उस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं उनकी सम करना, वही क्या है, उनका एटॉमिक मास है। जिसके एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर हमने पूछा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम यानी तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12 है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। और इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जो मैंने बताया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ये फिजिकल लैंग्वेज में आपको पूछते हैं, ओके, क्यों न्यूक्लियस में रहता है इसलिए उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब देखिए किसी भी एटम का अगर हमें मास काउंट करना है तो एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वी कांट सी इट नेक्ड आईज, ओके, उसको नेक्ड आईज से हम क्या देख नहीं सकते। अब उसको अगर हम देख ही नहीं सकते तो उसका मास कैसे काउंट करेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट आया रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया, रिलेटिव मास, ओके, रिलेटिव मास, ठीक है, रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट आने के बाद एक कोई तो भी एटम है जिसका जो एटॉमिक मास है उसको 1 पकड़ा गया, तो हाइड्रोजन का फर्स्टली इनिशियली क्या हो गया, हाइड्रोजन का जो मास है एटॉमिक मास, ओके, उसको 1 पकड़ा गया, 1 माना गया, क्या माना गया, 1 माना गया। और फिर इसके साथ बाकी एटम का कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास काउंट करने लगे। बट इन 1961, ठीक है, 1961 में क्या हुआ कि 1961 में ये जो हाइड्रोजन वाला जो था, ओके, हाइड्रोजन से काउंट करने वाला, वो हाइड्रोजन से कंपेयर करने वाला रिलेटिव मास, वो सिस्टम पीछे चली गई और कार्बन से क्या होने लगी, कंपैरिजन होने लगी। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका एटॉमिक मास नंबर है 12, तो कार्बन के साथ कंपेयर होने लगी, सारे जो एलिमेंट्स है उनकी कंपैरिजन किससे होने लगी, कार्बन से होने लगी। मतलब हाइड्रोजन का मास अगर निकालना है, हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा 12 into 1/12, तो 12 का आंसर दैट इज 1। तो इन दिस वे क्या हो गया कि सारे जो एटम है वो कार्बन से कंपेयर करके उनका मास निकालने लगे। बट ये अभी सारी चीजें पीछे गई। अब नाउअडेज हम क्या करते हैं, यूनिफाइड मास नाम की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एटम का मास काउंट करने के लिए। कौन सी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यूनिफाइड मास, ओके। यूनिफाइड मास की कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। यूनिफाइड मास, ओके, और इसको यूनिट एटॉमिक
मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट एटॉमिक मास। और इसका जो यूनिट है, उसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो है डाल्टन। तो क्या है? डाल्टन। और उसका सिंबल है ये। इसका यूनिट क्या है? डाल्टन। तो 1 डाल्टन मतलब क्या होगा? 1 डाल्टन मतलब क्या होगा? 1.66053904 into 10⁻⁻27 kg. Okay, 1.660539 kg 1 डाल्टन। ओके, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6605, यहाँ तक लिखे तो भी चलेगा, 3904 into 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में अगर एक्सप्रेस करना है तो इस तरह आएगा। अब देखिए ये जो 1 डाल्टन है ये अप्रोक्सीमेटली 1 के हिसाब से चल रहा है, 1.66। ओके, किसके हिसाब से चल रहा है? 1 के हिसाब से, मतलब ये 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 ही है। तो किसी भी एटम का, ओके, एटॉमिक मास, यूनिट एटॉमिक मास और यूनिफाइड मास जो है वो क्या रहा? उसका जो मॉलिक्यूलर वेट, उसका जो एटॉमिक वेट रहा उतना ही रहा, या फिर उसका एटॉमिक जो मास रहा उतना ही रहा है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, तो उसका क्या रहेगा? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 1 ही रहेगा। उसका एटॉमिक मास भी 1 है और उसका न्यू सिस्टम में भी क्या है? 1 ही है। सोडियम का अगर हमने काउंट किया, सोडियम का नंबर जो है, ओके, एटॉमिक मास जो है, ओके, एटॉमिक मास जो है वो 23 है, तो इसका जो वो है तो उसको 23 AMU काउंट किया गया। ठीक है, तो वो क्या है? सेम है। हाइड्रोजन का जो पहले जो एटॉमिक मास है वही क्या हो गया? 1 एटॉमिक यूनिट हो गया न्यू सिस्टम में। ओके, उसको ही एटॉमिक यूनिट कहा गया और इसको हम डाल्टन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने देखा है कि लेकिन ये जो नंबर आया, ओके, 1.663904 into 10⁻⁻27 kg या फिर 1.66053904 into 10⁻⁻24 ग्राम, ये नंबर कहाँ से आया? ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं। आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये नंबर कैसे आया। देखिए, आपको अभी बताया गया है कि मैंने कार्बन का को कंपेयर करके बाकी जो एलिमेंट्स है उनका क्या किया गया? एटॉमिक मास जो है वो डिसाइड किया गया। और कार्बन का अगर हम देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है और उसका एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। और कार्बन का अगर हम एक एटम लेते हैं, एक एटम अगर लेते हैं तो उसका जो वेट है वो है 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक, ये जो है एक कार्बन एटम का वेट है, एक कार्बन एटम का वेट, ओके, और मास। तो अब इसको हमें कंपेयर करना है इसके 12 एटॉमिक मास नंबर से। अभी हम मास की बात कर रहे हैं तो मास से कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। इनका ही वेट क्या है? 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम है, क्योंकि वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? निग्लिजिबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पकड़ा नहीं। अब वेट ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमने इसको अगर एक ही माना, ओके, थोड़ी देर के लिए हमने समझा कि वो एक ही है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये एक ही है तो ये टोटल कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 12 पार्टिकल हो जाएंगे। ओके, 12 पार्टिकल। 12 पार्टिकल का ये जो मास है वो क्या रहेगा? 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम। तो एक पार्टिकल का वेट कितना आएगा? एक पार्टिकल का वेट कितना आएगा? 1.99 into 10⁻⁻23/12। ओके, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 0.166
ओके 3904 इंटू 10⁻⁻23, और हम लिखते समय इसको ग्राम, और वर्ग को इधर लेते तो 1.66053904 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, यही आया, क्या आया, वन पार्टिकल का मास आया। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल, चाहे वो कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है, उसका वेट कितना है 1.66053904 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यही वन पार्टिकल क्या बोला गया है अपने को, 1 डाल्टन बोला गया है। देखिए यहाँ पे 1 डाल्टन बोला गया है, और उसका वेट भी उतना ही है, उसका मास भी इतना ही है। इसलिए हर एक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है, ओके, क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वही उसका क्या है, डाल्टन एमयू है, एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, ये बात समझ में आई एटॉमिक मास यूनिट के। और ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर को आपको याद रखना है, इसका काम हमें आगे भी है, और फिजिकल मैथ्स में भी आपको ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। केमिकल सिंबल। इनिशियली जो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सिंबल जो है वो बताए थे, जैसे कि ये सिंबल उन्होंने हाइड्रोजन के लिए बनाया था, ये सिंबल उन्होंने कॉपर के लिए बनाया था। और जैसे जैसे रिसर्च होता गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स क्या होते गए, उनका और एलिमेंट जो है वो सर्च किए गए। ओके, एलिमेंट बढ़ते गए, एलिमेंट बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ कि उनको नाम देना जरूरी हो गया था। ओके, इसलिए बर्जेलियस नाम से जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नाम देने की सिस्टम ढूंढ निकाली, बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, उन्होंने क्या किया कि वह अगर किसी एटम को या किसी एलिमेंट्स को हमें नाम देना है, एलिमेंट्स को अगर क्या करना है, हमें नाम देना है, तो उसका पहला लेटर जो है वो हमें क्या देना चाहिए, उसको वो देना चाहिए। ठीक है, और उसको लैटिन नाम देने चाहिए, उसके लैटिन नाम जो है वो देने चाहिए। ओके, जैसे कि अगर कार्बन है तो उसको दे दो सी है। ओके, कार्बन है तो सी दे दो। सोडियम अगर है, ओके, सोडियम है, लेकिन उसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, वो अलग नेम है। ओके, उसका नाइट्रियम नाम है, क्या है, नाइट्रियम, जिसका सिंबल क्या कर दो, ये नहीं कर दो। ओके, अब ये आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा है। और कार्बन है, ओके, फिर कार्बन के बाद हो गया कॉपर आ गया, कॉपर है तो क्या कर दो, ठीक है, तो कॉपर को क्या कर दो, उसका पहला और दूसरा वाला लेटर जो है वो बना दो, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। अब कैडमियम आ गया, तो क्या कर दो, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा कोई तो भी लेटर, दूसरा या फिर तीसरा लेटर, उसको ले दो, तो क्या हो जाएगा, वो सी। इंग्लिश में क्या हो गया, उनका जो केमिकल सिंबल है, इस तरह सारे एलिमेंट्स को दिए गए। बाद में जो एक संस्था है जो कि केमिस्ट्री की जो नॉमेनक्लेचर देती है, ओके, उसे कहा जाता है, उसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं IUPAC। ओके, IUPAC, ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, जो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसा करें ये बताते हैं, और जिसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है ये क्या करती है, नेम डिसाइड करती है सारे एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के
इन्होंने जो रूल दिए हैं उसी रूल के हिसाब से हमें उनको क्या करना पड़ता है, उनका नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। तो ये हमने देखा कि उसका क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि पहले जो 20 एलिमेंट है उसको आपको याद रखना है, ये मैंने बोला था। ओके, तो उसको कैसे याद रखें उसकी टेक्निक्स भी आपको बता देता हूँ, और उसके एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक मास जो है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला जो एलिमेंट है मैंने लिखा था हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा लिथियम है, ओके, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ओके, फिर नाइट्रोजन, ओके, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ओके, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, अभी आप लिख देता हूँ। इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है, इसको याद कैसे रखें, इसलिए मैं आपको आज इसकी टेक्निक बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखें। ये इसको टेक्निक द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसको बोलना है हमें हाई, ओके, इसको बोलना है हमें लो, हाई हेलो लिसन, ओके, हाई हेलो लिसन, बी बी सी यानी फॉर न्यूज, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज, O for on, फ्राइडे N for नाइट। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। BBC चैनल है, रेडियो चैनल है जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर ऑफ काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको बोलना है हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये पहले 10 एलिमेंट आपके आ गए हैं, ठीक है। बाद में जो 11 से जो स्टार्ट होता है उसके बारे में भी आपको बता दूं। सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, इसका 11 है, इसका 12 है एटॉमिक नंबर। फिर एल्यूमिनियम 13, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। ओके, तो इसको कैसे याद रखें, तो इसको बोलो ना मागो, ना मागो, MG फॉर मागो, MG आ गया ना इसमें, ना मागो अम्मी से, अम्मी, ओके, ये से है तो से मैंने इसको लिख दिया, सिर्फ है तो से, ना मागो अम्मी से पेप्सी, सोडा, ये से तो कोको कोला, ना मांगो अम्मी से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली, ठीक है, कैल्शियम, ओके। ना मांगो अम्मी से, ना मांगो अम्मी से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इंग्लिश में आपको क्या रखना है, इसको याद रखना है। ना मांगो अम्मी से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। ये जो है ये मैंने आपको सीरियल वाइज बताए हैं। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। साथ ही इसमें के जो एटॉमिक मास है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, किस चीज को याद रखना है। जैसे कि बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक मास 9 है, ठीक है, ओके। इसका जो बोरॉन है, ओके, बोरॉन जो है उसका है 11, उसका क्या है 11। कार्बन का 12 है, मैंने आपको बताया है, ओके। नाइट्रोजन का 14 है, ओके। ऑक्सीजन का 16 है। फ्लोरीन, ओके, फ्लोरीन जो है, ओके, फ्लोरीन का जो है वो 19 है। फ्लोरीन का कितना है 19 और नियोन का कितना है 20 है, ठीक है। साथ में सोडियम का जो है वो क्या है 23, इसका कितना है 24, एल्यूमिनियम का है 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस, ओके, फास्फोरस का जो है वो 30,
फ्लोरीन का जो है 35.5 है, इसका 30 है। देन ऑर्गन का जो है वो 30, ऑर्गन का जो है वो ज़्यादा है, ऑर्गन का जो है वो 39.9 है, और इसका जो है वो 39 है, और इसका जो है वो 40 है, और इसका जो है वो 32 है। इंग्लिश में आपको कुछ याद रखने हैं जो ऑड है, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 8 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो इसका एटॉमिक 1, इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 6 है, ठीक है। तो एक 7 के करीब आता है, 7 6 पॉइंट समथिंग, इसको 7 मान लेते हैं। तो आपको कुछ याद रखने हैं, ये 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, बाकी तो इसके डबल ही आएगा, और ये 9 वाला क्योंकि 18 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आया 19 है, और 11 टू था 22 आना चाहिए था, 23 आया, और ये भी एक ऑड है, ठीक है। देन ये 33.5, 39.9, ये जो है ये थोड़ा सा ऑड है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है।